आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंतनगर आवासीय योजना में पंजीकरण प्रक्रिया का किया शुभारंभ। कहा, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता। अयोध्या में भव्य रूप से रामनवमी मनाने के लिए तैयारियां तेज। राम जन्मोत्सव पर पहली बार होगा दीपोत्सव का आयोजन। जलाए जाएंगे 2 लाख से अधिक दीप। चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि पर प्रदेश भर के देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। विंध्याचल धाम में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। और आईपीएल 2025 में आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच हो रहा है मुकाबला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंतनगर आवासीय योजना में पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ किया। योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी आवासीय सुविधा देकर ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। लोगों को अच्छे आवासीय सुविधा प्राप्त हो, ईज ऑफ लिविंग बेहतर हो, यह डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में इस दिशा में देश के अंदर बड़े कदम बढ़ाए हैं। आवासीय क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को ला करके इसे अत्याधुनिक स्वरूप देने के साथ साथ समय से पूर्व उपलब्ध कराना और सस्ते आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना, ये आज की आवश्यकता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से लगभग 800 एकड़ क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से योजना विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में गुरु गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली विद्यालय के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले यह क्षेत्र विकास में काफी पिछड़ा था, लेकिन सरकार के प्रयासों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले देश के सामने पहचान का संकट था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत बदल गया है। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा, एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। कभी भारत के सामने पहचान का संकट था, आज ये नया भारत है। एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है। ये भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में मात्र 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के बैंकॉक में चल रहे 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतान शिनावात्रा के बीच कल द्विपक्षीय वार्ता के मौके पर प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए महाकुंभ की भी चर्चा की। इस वर्ष भारत में महाकुंभ में भी हमारा पुराना कनेक्शन दिखाई दिया। थाईलैंड समेत अन्य देशों से 600 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सभा का हिस्सा बने। इस आयोजन ने वैश्विक शांति और सामंजस्य का संदेश दिया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद कल इसे मंजूरी दी। 128 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ ही वक्फ परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना है। वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसे समाज के लिए हितकर बताया। जो विधेयक है जो संसद से पारित हुआ है वो एक सुधार की एक प्रक्रिया है और हमारा संविधान सुधारों के प्रति हमेशा आग्रही रहा है और किसी के हित में नहीं है, समाज के हित में है और एक बदलती हुई परिस्थिति में हम लोग सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 के संसद से पास होने के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट रहा। प्रयागराज और रायबरेली पुलिस प्रशासन ने पैदल मार्च किया। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की पर्याप्त व्यवस्था की गई। फतेहपुर में संवेदनशील इलाकों के साथ साथ अन्य इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा पर भी आज चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं हापुड़ और उन्नाव में भी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। अयोध्या में रामनवमी को भव्य रूप से मनाने के लिए इस बार जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। आज श्री राम जन्मोत्सव का पोस्टर रिलीज किया गया। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया कि रामनवमी के दिन श्रद्धालुओं पर मां सरयू के जल की ड्रोन से फुहार की जाएगी।
जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके ऊपर ड्रोन से हम लोग सरयू नदी का जो जल है फुहार कह लें या उससे उनको थोड़ा और ठंडक का एहसास मिलेगा और जो भावना है उससे, क्योंकि निश्चित रूप से सरयू की मान्यता है, सरयू में लोग स्नान करने यहाँ पे आते हैं स्पेशली, और राम जन्मभूमि राम जन्मोत्सव के दिन सरयू नदी के स्नान का और ज्यादा महत्व होता है। तो रामनवमी के अवसर पर पहली बार दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज बताया कि कल यानी अष्टमी और रामनवमी के अवसर पर प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में रामचरितमानस का अखंड पाठ किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि इस बार विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। वासंतिक नवरात्र की सप्तमी तिथि पर आज भक्त मां कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं। प्रदेश भर के देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में भी दर्शनार्थी जगत जननी मां विंध्यवासिनी की एक झलक पाने के लिए कतारों में लगे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मां विंध्यवासिनी के धाम विंध्याचल में आज दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। गंगा स्नान के बाद भक्त जय माता दी के जय जयकारा लगाते हुए माता रानी के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। आज रात्रि महानिशा की पूजा के लिए तांत्रिकों साधुओं ने विंध्य पर्वत पर गंगा घाटों पर डेरा डाला हुआ है। रामगया घाट, चितवा खो, अष्टभुजा पहाड़ी पर पूजा की तैयारियां चल रही हैं। महानिशा की पूजा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूजा स्थलों के आसपास अलास्का लाइटें लगाई गई हैं। FM सभा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल। पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। उनके पुत्र कुणाल गोस्वामी ने बताया कि वे काफी समय से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार कल सुबह मुंबई के विले पार्ले में होगा। एक रिपोर्ट। 24 जुलाई 1937 को अबोटाबाद में हरिकिशन गोस्वामी के रूप में जन्मे मनोज कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1965 का वर्ष उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जब उन्होंने शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म शहीद में मुख्य किरदार निभाया। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। इसके बाद उनकी फिल्मों में देशभक्ति की गहरी भावना झलकने लगी, जिससे वे भारतीय दर्शकों के दिलों में बस गए और भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सेनापति, जब जन्म देने वाली माँ पास ना हो ना, तब ये धरती माँ आंसू तो आंसू खून का बहना भी बंद कर देती है। अगर इस मिट्टी से फायदा पहुँचे ना तो इसका कर्ज चुका देना। उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी उनकी प्रसिद्ध फिल्में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को दर्शाती है। जो लोग यहाँ आके बस जाते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि उन पे सबसे पहला अधिकार उस देश का है जिसने पाल पोस के उन्हें बड़ा किया। मनोज कुमार ने लगभग 4 दशकों के अपने लंबे करियर में भारतीय सिनेमा को अपार योगदान दिया। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। IPL सीजन 2025 में आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अगले 2 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंतनगर आवासीय योजना में पंजीकरण प्रक्रिया का किया शुभारंभ। कहा, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता। अयोध्या में भव्य रूप से रामनवमी मनाने के लिए तैयारियां तेज। राम जन्मोत्सव पर पहली बार होगा दीपोत्सव का आयोजन। जलाए जाएंगे 2 लाख से अधिक दीप। चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि पर प्रदेश भर के देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। विंध्याचल धाम में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। और IPL 2025 में आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच हो रहा है मुकाबला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।